नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। देख लेते हैं अभी तक की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में न्यूज टॉप 20। एयरटेल और एयरसेल के बीच 4G स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग डील को टेलीकॉम मिनिस्ट्री की मंजूरी मिल गई है। हालांकि कंपनी ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि रविशंकर प्रसाद के टेलीकॉम मिनिस्टर रहते ही 4 जुलाई को इस डील को मंजूरी दे दी गई। करीब 3,500 करोड़ रुपए की इस डील के जरिए एयरटेल 8 टेलीकॉम सर्कल में एयरसेल के 4G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करेगा। ये सर्कल है तमिलनाडु, चेन्नई, बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। चने के फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगी रोक का कोई असर नहीं दिख रहा। दिल्ली में चने का भाव पहली बार 9,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। सेबी के निर्देश पर कुछ दिन पहले ही चने की फ्यूचर ट्रेडिंग पर बैन लगा था, लेकिन चने की कीमत को काबू करने के लिए सरकार के सभी कदम नाकाम ही साबित रहे। सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने 12 जुलाई से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंकों के विलय और आईडीबीआई के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने हड़ताल करने का ऐलान किया। हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और स्टेट सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी शामिल होगा। 12 जुलाई को एसबीआई के 5 सहयोगी बैंक हड़ताल करेंगे, जबकि 13 जुलाई को बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। एल&टी इन्फोटेक का आईपीओ कल खुल रहा है। आईपीओ के जरिए कंपनी के 1,243 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की आईटी कंपनी एल&टी इन्फोटेक ने प्राइस बैंड 705 से 710 रुपए के बीच तय किया है। शुक्रवार को एल&टी इन्फोटेक ने 710 रुपए प्रति शेयर बेचकर एंकर इन्वेस्टर से 373 करोड़ रुपए जुटाए। एल&टी ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एएम नाइक ने कहा कि अगले 3 सालों में 13,500 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। आपको बताएं कि वित्त वर्ष 2015-2016 में एल&टी इन्फोटेक का ऑपरेशन के जरिए रेवेन्यू करीब 6,143 करोड़ रुपए रहा। वहीं टैक्स के बाद मुनाफा 922 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे चरण में तंजानिया में हैं। दार एस सलाम में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत हुए। तंजानिया से आज रात ही प्रधानमंत्री मोदी केन्या के लिए रवाना हो जाएंगे। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम पर गुजरात यूनिवर्सिटी में सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कालाधन रखने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 30 सितंबर तक कालाधन घोषित नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पहले एक कदम हम लोगों ने उठाया कि जो लोग देश का साधन बाहर रखते हैं उनको एक अवसर दिया जाए कि उस साधन को देश के भीतर करें। जिन्होंने कानून तोड़ा उनको अच्छी कीमत भी अदा करनी पड़ी। एचएसबीसी के जो खाते स्विट्जरलैंड जिनीवा में थे, उसकी जानकारियां भारत सरकार को मिली, तो असेसमेंट्स हो रहे हैं, उन लोगों के प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं। माल्या ने अपनी एसोसिएट्स कंपनियों को अवैध तरीके से 1,225 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया। यह खुलासा यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यानी यूएसएल की इंटरनल ऑडिट में हुआ। इन एसोसिएट कंपनियों में किंगफिशर एयरलाइंस और उनकी फॉर्मूला 1 टीम भी शामिल है। यूएसएल के मुताबिक अक्टूबर 2010 से जुलाई 2014 के दौरान ट्रांजैक्शन का रिव्यू किया गया। इस दौरान कंपनी का कंट्रोल यूबी ग्रुप के पास ही था। इंक्वायरी में ज्यादातर मामलों में सामने आया कि यूएसएल के पूर्व नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विजय माल्या से जुड़ी विदेशी और भारतीय कंपनियां फंड के डायवर्जन के मामलों से जुड़ी थीं। वहीं माल्या ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन किया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ में करीब 5 घंटे तक की पूछताछ के बाद एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आनंद चौहान और सेब के कारोबारी चुन्नी लाल को देर रात ईडी ने पूछताछ के लिए चंडीगढ़ बुलाया था। पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद आनंद चौहान को पीजीआई चंडीगढ़ भी ले जाना पड़ा, जहां पर उनके मेडिकल टेस्ट करवाए गए।
जानकारी के मुताबिक आनंद चौहान ने वीरभद्र के नाम पर LIC पॉलिसी में निवेश किया था। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच चल रही है और लगातार हम लोग वहां विरोध भी कर रहे हैं और CBI की जांच हो रही है। आपने करप्शन किया है, नैतिक आधार पर तो उनको बहुत पहले से ही इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रहे हैं, 50,000 का मुचलका उन्होंने भरा हुआ है, इसलिए उनको खुली छूट है सोनिया जी राहुल जी की तरफ से, इसलिए वो वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन उसका खामियाजा ना हिमाचल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस मसले पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार बदले की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने कहा कि वीरभद्र सिंह को नैतिक आधार पर पहले इस्तीफा देना चाहिए। Vijay Mallya was permitted to flee with 9,091 crore rupees and he is seen either in race courses or in IPL matches and Government of India does nothing about it while you prosecute, persecute and hound your political opponents. It's a case of straight political witch hunt and vendetta. Modi ji will never succeed in tarnishing the image of one of the most capable and senior most Chief Minister of India, Shri Veerbhadra Singh. अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ऐसा बिल पेश किया गया जिसके पास होने पर भारतीय कंपनियां H1B और L1 वीजा के जरिए IT प्रोफेशनल्स की भर्ती नहीं कर पाएंगी। डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन बिल पार्सरेल और रिपब्लिकन डाना रोहरा बाशर ने मिलकर H1B और L1 वीजा रिफॉर्म एक्ट ऑफ 2016 पेश किया। इस बिल के जरिए उन कंपनियों के लिए H1B और L1 वीजा पर बैन लगाने की मांग की गई जिनके 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं और जिनमें 50% से ज्यादा कर्मचारी H1B और L1 वीजा के जरिए भर्ती किए गए हैं। ये बिल भारतीय IT कंपनियों के लिए झटका हो सकता है जो पूरी तरह H1B और L1 वीजा पर निर्भर हैं। राजधानी से यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर आपने राजधानी का टिकट बुक कराया हो लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो आपको दिल्ली मुंबई का एयर इंडिया का टिकट 2,870 रुपए में मिल जाएगा। ये किराया राजधानी के सेकंड AC किराए के बराबर है। यात्री टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट से या फिर एयरपोर्ट से बुक करा सकेंगे। ये सुविधा मुंबई से दिल्ली, चेन्नई से दिल्ली, बेंगलुरु से दिल्ली और कोलकाता से दिल्ली सेक्टर पर मिलेगी। एयर इंडिया का दिल्ली से मुंबई किराया 2,870 रुपए, दिल्ली से चेन्नई 3,905 रुपए, दिल्ली से बेंगलुरु का किराया 4,020 रुपए और दिल्ली से कोलकाता का किराया 2,890 रुपए होगा। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भोपाल के अलावा रायसेन, देवास, विदिशा और होशंगाबाद में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजधानी भोपाल में बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। सिर्फ एक रात की बारिश में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां फर्राटे भरती थी वहां बोट चल रही हैं। राहत और बचाव के लिए SDRF की टीमें लगातार काम कर रही हैं। भारी बारिश के चलते भोपाल से आने जाने वाली 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं जिससे भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई है। टर्की में बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए जाने वाले बच्चे भी भोपाल स्टेशन में ही फंसे रह गए। होशंगाबाद में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिसके बाद तवा डैम के 13 गेट खोल दिए गए। निचले इलाकों में काफी पानी भर गया है। हालात को देखते हुए हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और रेस्क्यू टीम तैनात कर दी गई है। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। शनिवार को हिंसक प्रदर्शन में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 96 सुरक्षा कर्मियों समेत 126 लोग घायल हो गए। 3 पुलिस वाले लापता है जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। हालात को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था जो कि बहाल कर दी गई। आज होने वाली UGC नेट की परीक्षा फिलहाल टाल दी गई है।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाजों की मदद ले रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पत्थरबाजी के जरिए सुरक्षा बलों के रास्ते को रोका जाता है। कश्मीर में बीते कुछ महीनों में पत्थरबाजी के मामलों में इजाफा हुआ है। पत्थरबाजी के अधिकतर मामले ऐसे वक्त सामने आते हैं जब सुरक्षा बल आतंकियों को घेरते हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई कश्मीर के अलगाववादियों को भारत सरकार के खिलाफ और पत्थरबाजों को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेन में बुल फाइट के दौरान रिंग में ही एक बुल फाइटर की मौत हो गई। 29 साल के विक्टर बारियो बुल फाइट के लिए रिंग में उतरे, लेकिन मौत का एक खेल उनका आखिरी खेल साबित हो गया। लड़ाई के दौरान थोड़ी सी चूक हुई, सांड ने उन पर हमला कर दिया। विक्टर ने बचने की कोशिश भी की, लेकिन वो नीचे गिर गए, जिसके बाद सांड ने अपनी सींग से उन पर कई बार हमला किया। हालांकि उनको बचाने के लिए रिंग में तुरंत ही कई बुल फाइटर उतर गए, लेकिन तब तक सांड उन पर कई बार वार कर चुका था। किसी तरह सांड का ध्यान दूसरी तरफ भटकाकर विक्टर को रिंग के बाहर ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ब्रिटेन ने दूसरे जनमत संग्रह की मांग खारिज कर दी है। 41 लाख से ज्यादा लोगों के दस्तखत वाले पिटीशन को औपचारिक तौर पर खारिज करते हुए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि लोगों के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल जनमत संग्रह के जरिए ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला किया था। हालांकि ब्रेक्जिट के नतीजों के फौरन बाद ब्रिटेन में दूसरे जनमत संग्रह की मांग उठ गई थी, जिसके लिए लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत किए थे। चीन में नेपार्थक तूफान ने भारी तबाही मचाई है। शनिवार की दोपहर 2 बजे के करीब नेपार्थक ने फुजियान प्रांत में तट से वो टकराया, जिसके बाद इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। तूफान की वजह से अब तक 4 शहरों में करीब 4.5 लाख लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। 300 हाई स्पीड ट्रेनें, 400 फ्लाइट्स और 5000 बसों की सर्विस रद्द कर दी गई है। पेरू में इन दिनों एक होटल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। होटल ने एक पहाड़ की चोटी से लटकते कमरानुमा कैप्सूल को तैयार किया है। ये कैप्सूल बिल्कुल होटल के कमरे जैसा है। कुछ रोमांचक करने वालों को ये कैप्सूल रूम बेहद पसंद आ रहा है। होटल में अपने रूम तक पहुंचने का अनुभव भी कम रोमांचक नहीं। मेहमानों को अपने कमरे तक पहुंचने के लिए 400 मीटर तक पैदल चढ़ाई भी करनी पड़ती है। होटल के मालिक एरियो फेरी अपना अनुभव बस साझा करते हुए बताते हैं कि अपने पार्टनर्स के साथ उन्होंने अपने आइडिया साझा किया। उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे कि उन्होंने कोई अजीबोगरीब बात कर दी हो।